एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक बॉडी एक सर्कल में मूव करती है तो सर्कल के सेंटर पे बिटवीन टू रेडियाई जो एंगल बनेगा उस एंगल को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए आर्क लेंथ s को रेडियस ऑफ द सर्कल से डिवाइड किया जाता है या फिर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट रेडियन और इसके अलावा इसका यूनिट डिग्री, रेवोल्यूशन और साइकिल होते हैं। बाय नेचर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर और वेक्टर भी, और वेक्टर तब जब एंगल की वैल्यू स्मॉल होगी। 1 रेडियन 180 ओवर पाई डिग्री के इक्वल 57.3 डिग्री और 1 डिग्री पाई और 180 रेडियन 0.0174 रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अगर एक बॉडी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और पॉजिटिव, और अगर एक बॉडी रोटेट क्लॉकवाइज करेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड और नेगेटिव। एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स अगर एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही हो तो टाइम डेल्टा टी में उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया। तो लेट्स एक बॉडी पॉइंट ए से बी मूव करती है, उसकी जो आर्क लेंथ डेल्टा एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा और जो टाइम है ए टू बी वो डेल्टा टी है। तो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी के इक्वल है। तो अगर डेल्टा थीटा 2 पाई रेडियन के इक्वल तो टाइम पीरियड के इक्वल होगा। 2 पाई ओवर टी 2 पाई एफ, या फिर ओमेगा को कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी को रेडियस से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वी टी ओमेगा क्रॉस आर के इक्वल होता है और स्केलर फॉर्म में वी टी को ओमेगा आर या आर ओमेगा लिखा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड है और इसके अलावा इसका यूनिट डिग्री पर सेकंड भी यूज होता है, और कमर्शियली एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट आरपीएम मींस रेवोल्यूशन पर मिनट यूज होता है। रेवोल्यूशन पर मिनट को कन्वर्ट अगर रेडियन पर सेकंड में करना हो तो 1 रेवोल्यूशन पर मिनट 2 पाई रेडियन ओवर 60 सेकंड के इक्वल मींस पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी बाय नेचर वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग मींस एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड और क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड। अगर एक क्लॉक में हमने डिफरेंट हैंड्स की एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड, तो हम उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को उनके टाइम से डिवाइड करेंगे। मींस सेकंड हैंड 2 पाई रेडियन मींस 1 रेवोल्यूशन 60 सेकंड्स में कवर करता है, तो इसकी स्पीड पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड होगी। इसी तरह मिनट हैंड 1 रेवोल्यूशन यानी 2 पाई रेडियन 60 मिनट्स में कवर करता है, तो इसकी वेलोसिटी पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट होगी। और आवर हैंड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी 2 पाई रेडियन 12 आवर में कवर करता है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पाई बाय 6 रेडियन पर आवर में होगी। और हम इन यूनिट्स को सेकंड, मिनट और आवर को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम एंगुलर स्पीड की कैलकुलेशन करेंगे। एंगुलर स्पीड फॉर सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, और 2 यूनिट्स में, एक रेडियन पर सेकंड में और एक आरपीएम मीन रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर आपको ये पता है कि सेकंड हैंड और मिनट हैंड अपनी रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है तो ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे। एक क्लॉक अज्यूम कर लेते हैं, उस क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स, सेकंड हैंड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर से, मिनट हैंड को रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्रीन कलर से, और जो हमारे पास और हैंड है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम रेड कलर से। सबसे पहले हम सेकंड हैंड की ये कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड हैंड की कैलकुलेशन में हमने रिलेशन यूज़ करना है एंगुलर स्पीड का, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो लेट्स से 1 रेवोल्यूशन है सेकंड हैंड की, तो 1 रेवोल्यूशन होती है 2 पाई रेडियन, तो थीटा 2 पाई रेडियन पुट कर दिया। अब सेकंड हैंड अपनी रोटेशन कितने टाइम में मुकम्मल करती है, तो 60 सेकंड्स में, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा की वैल्यू है। आरपीएम में क्या करेंगे, थीटा की जगह पुट करेंगे 1 रेवोल्यूशन और टाइम 60 सेकंड है मींस 1 मिनट, क्योंकि सेकंड हैंड अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी एक, तो 1 मिनट के इक्वल है। तो 1 आरपीएम वैल्यू है एंगुलर स्पीड फॉर सेकंड हैंड की। और ये डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है कि 1 आरपीएम एंगुलर स्पीड किसकी है, तो आंसर होगा सेकंड हैंड। अब आते हैं मिनट हैंड की तरफ। सेम मेथड है,
दोबारा हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे, ओमेगा इज़ इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। मिनट हैंड के लिए भी हम 1 रेवोल्यूशन अज्यूम करते हैं कि लेट्स से मिनट हैंड ने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट की, तो 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन, थीटा की जगह 2 पाई रेडियन पुट कर दें। अब मिनट हैंड अपनी रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? 60 मिनट्स, तो आएगा पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट, लेकिन हमें रेडियन पर सेकंड चाहिए, तो 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल है, तो 30 इंटू 60 1800, तो पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकंड आंसर होगा। आरपीएम में थीटा 1 रेवोल्यूशन, टाइम कितना है? 60 मिनट, एक रेवोल्यूशन 60 मिनट्स में, तो आंसर आया 1/60 आरपीएम। तो मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि हर हैंड में रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है। अगर टाइम पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। और हैंड सेम मेथड, हमने कैलकुलेट करना है ओमेगा को, यूज़ करेंगे डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। और अब भी यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे 1 रेवोल्यूशन ऑफ और हैंड, तो 1 रेवोल्यूशन ऑफ और हैंड मीन्स 2 पाई रेडियन, थीटा रिप्लेस कर दिया 2 पाई रेडियन। अब और हैंड अपनी रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करती है? अब इसका आंसर होगा 12 आवर। 12 घंटों के बाद दोबारा नीडल वहाँ पर आती है, तो आंसर इज़ पाई बाय 6 रेडियन पर आवर, तो 1 आवर इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, तो 6 इंटू 3600 21600, तो ये इसका आंसर होगा ओमेगा का। रेवोल्यूशन पर मिनट में थीटा 1 रेवोल्यूशन, टाइम 12 आवर, तो 1/12, लेकिन आर में है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 60, 1/720 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब एक शॉर्टकट सिंपल सा है, ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड या रेवोल्यूशन ओवर टाइम पीरियड। अब किसी भी हैंड का टाइम पीरियड अगर सही पुट कर देंगे तो ओमेगा की वैल्यू करेक्ट आ जाएगी। एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं, और ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एग्जिस्ट करती है। मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा की वैल्यू 0 होती है। तो लेट्स से एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए के ऊपर जब टाइम 0 उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0, और आफ्टर टाइम टी जब बॉडी पॉइंट बी पे पहुंची तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होकर ओमेगा हो गई। तो इस टाइम इंटरवल में अल्फा की वैल्यू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी के इक्वल, यानी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी माइनस 0। इसके अलावा अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन को रेडियस से डिवाइड भी किया जा सकता है, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस टेंजेंशियल वेलोसिटी के चेंज की वजह से होती है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस आर के इक्वल है, और स्केलर फॉर्म में अल्फा आर के इक्वल है। इसके अलावा अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड भी किया जा सकता है। एंगुलर एक्सेलेरेशन का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, और इसके अलावा इसके और भी यूनिट यूज़ हो सकते हैं, जैसे डिग्री पर सेकंड स्क्वायर या रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। बाय नेचर एंगुलर एक्सेलेरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और बाकी तमाम एंगुलर क्वांटिटीज़ की तरह इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को हम ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग है, ये उसके अलोंग भी हो सकता है और उसके ऑपोजिट भी। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा हो तो उस केस में ओमेगा और अल्फा पैरेलल होते हैं और अल्फा को पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर हमारे पास एंगुलर स्पीड ओमेगा डिक्रीज हो रहा हो तो इस केस में ओमेगा और अल्फा एंटी पैरेलल होते हैं, और हम इस केस में अल्फा को नेगेटिव लेते हैं। सर्कुलर मोशन दो तरह की है हमारे पास, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास ओमेगा कांस्टेंट होता है, तो अल्फा की वैल्यू भी 0, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी 0, टॉर्क भी 0, और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी 0। लेकिन अगर हमारी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगी, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा वेरिएबल है, तो ओमेगा के चेंज होने की वजह से अल्फा भी प्रोड्यूस होगा, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस होगी, टॉर्क भी प्रेजेंट होगी, और एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने नेट लीनियर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ लीनियर एक्सेलेरेशन दो तरह की है, सेंट्रीपिटल अलोंग द रेडियस और टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट। तो नेट पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर होल अंडर रूट के इक्वल है। इस टॉपिक में हम सर्कुलर मोशन में जो डिफरेंट एंगुलर क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं उनको टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। बेसिक इस वीडियो का पर्पस रिवाइज करना है उन क्वांटिटीज़ को। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट?
एंगल सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि जब एक बॉडी एक सर्कल में मूव करे तो दो रेडियाई के दरमियान उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज़ कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं OA और OB के दरमियान जो एंगल है थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? मीन्स इसका फार्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय रेडियस, मीन्स थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। इसके अलावा ओमेगा की फॉर्म में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा T, ओमेगा एंगुलर स्पीड है। ऐसा यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन होता है। अगर अदर यूनिट्स की बात करें तो डिग्री, इसके अलावा रेवोल्यूशन, साइकिल और इवन मिनट और सेकंड भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट यूज़ होता है। डायरेक्शन हर एंगुलर क्वांटिटी की अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से अगर एक बॉडी रोटेट करे एक सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थीटा अलोंग द एक्सिस अपवर्ड होगा और पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर एक बॉडी एक सर्कल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो थीटा अलोंग द एक्सिस डाउनवर्ड होगा और उसको नेगेटिव लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर स्पीड भी कहा जा सकता है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स कितना एंगल कितने टाइम में चेंज हुआ। लेट्स से एक बॉडी एक सर्कल में मूव करती है तो टाइम डेल्टा टी में अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है तो ओमेगा इक्वल होगा डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो रिलेशन हमारे पास है इसको 2 पाई ओवर टाइम पीरियड भी लिखा जा सकता है कि अगर थीटा कंप्लीट रेवोल्यूशन है 2 पाई और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में 2 पाई एफ। इसके अलावा ओमेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस भी है, क्योंकि बॉडी जब सर्कल में मूव करे तो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, तो VT डिवाइड बाय R। और वेक्टर फॉर्म में VT इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। ये चीज़ याद रखनी है, ये R क्रॉस ओमेगा नहीं होता, ओमेगा क्रॉस R होता है। ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड है। अदर यूनिट्स की बात करें तो डिग्री पर सेकंड हो सकता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड हो सकता है, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट यूज़ होता है एंगुलर वेलोसिटी का वो RPM है, रेवोल्यूशन पर मिनट। डायरेक्शन हम पहले बात कर चुके हैं, हर एंगुलर क्वांटिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, तो ओमेगा हमेशा थीटा के अलोंग होगा, एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट एंगुलर क्वांटिटी एंगुलर एक्सेलेरेशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो कैलकुलेट करने के लिए अल्फा हम लिखेंगे इक्वल होगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा मीन्स फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल ओवर टाइम। अब सर्कल में अगर बॉडी मूव कर रही है और लेट्स से हमारी मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है तो ओमेगा चेंज होगा। तो ओमेगा अगर पॉइंट A पर ओमेगा I है और B पर ओमेगा F, तो टाइम डेल्टा टी में अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल होगा। इसके अलावा ये टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन डिवाइड बाय रेडियस के इक्वल है, क्योंकि अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ बात याद रखें कि एंगुलर एक्सेलेरेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है और वेक्टर फॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इक्वल होगी अल्फा क्रॉस R के। इस क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है। यूनिट SI रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा। अगर अदर यूनिट्स की बात करें तो वो डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, इसके अलावा रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि ये ओमेगा के अलोंग होता है, ये ओमेगा के अलोंग भी हो सकता है, ओमेगा के ऑपोजिट भी हो सकता है। अब किस पे डिपेंड करेगा? अगर ओमेगा इंक्रीज़ करेगा तो ओमेगा और अल्फ़ा पैरेलल होंगे, और अगर ओमेगा डिक्रीज़ करेगा तो अल्फ़ा ओमेगा के एंटी पैरेलल होगा, मींस 180 डिग्री एंगल होगा, और इस केस में अल्फ़ा नेगेटिव लिया जाएगा। अब इन तीन क्वांटिटीज़ के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन, हम फर्दर कुछ क्वांटिटीज़ की बात करते हैं जो एंगुलर मोशन में यूज़ होती हैं। अब वो क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। मीन्स एंगुलर मोशन में जो बॉडी का मोमेंटम होगा दैट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। रिप्रेजेंट इसको किया जाता है L से, और L क्रॉस प्रोडक्ट है बिटवीन R पोजीशन वेक्टर एंड P लीनियर मोमेंटम। RP साइन थीटा इंटू N कैप लिखा जाएगा।
मैग्नीट्यूड MVR या फिर MR स्क्वायर ओमेगा या फिर I इंटू ओमेगा, यहाँ पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। SI यूनिट जूल सेकंड जो प्लैंक्स कांस्टेंट का भी यूनिट है, और SI बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम पहले बात कर चुके हैं कि हर एंगुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसको भी हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो लेट से हमारे पास वेक्टर P अलोंग टेंजेंट और R जो रेडियल वेक्टर है, अगर हम R क्रॉस P लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस होगा और इन दोनों वेक्टर्स R और P के परपेंडिकुलर होगा, और यही n कैप शो करता है नॉर्मल वेक्टर। नेक्स्ट क्वांटिटी टॉर्क, टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है। अब फार्मूला टॉर्क भी क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है, R क्रॉस F, और इसको RF साइन थीटा n कैप लिखा जाएगा। इसके अलावा हम इसको लिख सकते हैं MAR या फिर MR स्क्वायर अल्फ़ा या फिर I इंटू अल्फ़ा। SI यूनिट न्यूटन मीटर होगा और SI बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। डायरेक्शन इसकी भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होगा R और F वेक्टर के, और यही थीटा जो n कैप है वो रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में हम बात करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। फार्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर, या फिर I की जगह MR स्क्वायर रिप्लेस कर दें तो 1/2 MR स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। SI यूनिट जूल, SI बेस यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। हमने जैसे मोशन एंड फोर्स के यूनिट में डिस्कस किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन को, उसी तरह से ये इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन है। हमने करना ये है कि हमने लीनियर मोशन के अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं उनको रिप्लेस कर देना है एंगुलर के साथ। जैसे डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलेरेशन, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम L, और इसी तरह फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग है दैट इज़ टॉर्क। अब जो इक्वेशंस थी हम उनमें ये रिप्लेस करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन थी VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो यहाँ पर होगा ओमेगा F इज इक्वल टू ओमेगा I प्लस एल्फा इंटू T। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास होगी वो क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा IT प्लस हाफ एल्फा T स्क्वायर। अब लेट से जो बॉडी रोटेट कर रही है वो स्टार्ट करती है अपनी मोशन रेस्ट से, तो ओमेगा I की जगह अगर हम 0 रिप्लेस करें तो थीटा का रिलेशन आ जाएगा हाफ एल्फा T स्क्वायर। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि जब हमें एंगुलर एक्सेलेरेशन गिवन हो, टाइम गिवन हो और हमने थीटा कैलकुलेट करना हो। इसकी आगे देखेंगे एग्जांपल्स भी। थर्ड इक्वेशन 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा F स्क्वायर माइनस ओमेगा I स्क्वायर। अब ये भी उसी तरह की इक्वेशन है जैसे हमने मोशन में पढ़ी। अब ओमेगा I अगर यहाँ रिप्लेस करें 0 से तो रिलेशन क्या आएगा, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा F स्क्वायर। अब ऊपर वाले और नीचे वाले रिलेशन में जो डिफरेंस है, ऊपर थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम है और यहाँ थीटा इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं है, अल्फा और ओमेगा की फॉर्म में है। इसके अलावा एक ये भी रिलेशन यूज़ होता है, S इज इक्वल टू VT की जगह थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू T। अब ये जो रिलेशन हमने बात की, थीटा इज इक्वल टू हाफ एल्फा T स्क्वायर, ये कैलकुलेट यूज़ होगा अगर हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को कैलकुलेट करना हो और टाइम गिवन हो। अब यहाँ पर एक बात याद रखें, जैसे हमने मोशन के केस में पढ़ा था टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, इसी तरह से हमसे यहाँ पर MCQ पूछा जा सकता है कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन nth सेकंड। तो n सेकंड्स और n सेकंड में डिफरेंस है, तो शॉर्टकट उसी से मिलता जुलता है, थीटा n इज इक्वल टू ओमेगा I प्लस एल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। n वो n सेकंड है जिसमें थीटा को कैलकुलेट करना है। और यहाँ एक बात का ख्याल रखिए कि हमारा जो आंसर यहाँ पर आएगा वो रेडियन में आएगा, तो उसको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करने के लिए या रोटेशंस में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे।
तो ये जो रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये कब यूज़ होगा? जब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैलकुलेट करनी होंगी इन n सेकेंड्स। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है n और nth में क्या है। इसकी प्रैक्टिस भी हम आगे करते हैं किसी MCQ की फॉर्म में। एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ओमेगा आई हमें गिवन है 0, रोटेट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू गिवन है 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। द नंबर ऑफ रोटेशन इट परफॉर्म्स इन 10 सेकंड इज, वो 10th सेकंड में कितनी रोटेशंस परफॉर्म करेगा ये हमने कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट नहीं करना कि 10 सेकंड्स में कितनी करेगा, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि जो 10th सेकंड है उसमें कितना कैलकुलेट करेगा। तो n की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 10। एक शॉर्टकट हमने पढ़ा था डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड का, वो शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए। वो क्या था? Sn इज इक्वल टू Vi प्लस a/2 इंटू 2n-1। सेम शॉर्टकट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेकिन एंगुलर फॉर्म में। Sn की जगह रिप्लेस कर देंगे थीटा n जो हमने कैलकुलेट करना है, Vi की जगह रिप्लेस करेंगे ओमेगा आई, a की जगह रिप्लेस कर देंगे अल्फ़ा, तो ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा ओवर 2 इंटू 2n-1। अब यहाँ वैल्यूज़ हमें गिवन है, n गिवन है 10, ओमेगा आई गिवन है 0, अल्फ़ा गिवन है 2। तो रिलेशन में क्या होगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 20 -1, तो थीटा इक्वल आ जाएगा 19 रेडियन के। लेकिन हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ रोटेशंस मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेडियन को रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? 2 पाई से डिवाइड। तो नंबर ऑफ रोटेशंस कैलकुलेट करने के लिए 19 डिवाइड बाय 2 पाई, आंसर आ जाएगा रेवोल्यूशंस में या रोटेशंस आ जाएंगी। अब अप्रॉक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करना है, पाई होता है 3.14, तो 3.14 इंटू 2 6.28, अप्रॉक्सीमेटली 6 कर देते हैं, तो 19 डिवाइड बाय 6, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर होगा वो 3 रेवोल्यूशंस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 3 रेवोल्यूशंस इन nth सेकेंड। अगर इस क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर ये कहता कैलकुलेट नंबर ऑफ रोटेशंस इट परफॉर्म इन 10 सेकेंड्स, तो इसमें डिफरेंस है कि 10 सेकेंड्स में टोटल कितनी रोटेशंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, थीटा इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर, ओमेगा आई 0, तो थीटा इक्वल आएगा हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर के। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 2, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, 2 से कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 रेडियन, और रेवोल्यूशंस में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिवाइड बाय 2 पाई। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी के स्ट्रेट पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करने के लिए या बॉडी के पाथ को डिफ्लेक्ट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो लेट्स से एक बॉडी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो अगर हम उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का पाथ कर्व हो जाएगा। इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करने का रिलेशन mv²/r होता है। तो v r ओमेगा के इक्वल है, तो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इसका फार्मूला m ओमेगा² r होगा। ओमेगा 2 पाई ओवर टाइम पीरियड के इक्वल है, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड सेंट्रीपिटल फोर्स 4 पाई स्क्वायर m r ओवर t स्क्वायर के इक्वल होगा। और अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें तो 4 पाई स्क्वायर m r इंटू एफ स्क्वायर। फर्स्ट फार्मूला में अगर हमें कहा जाए कि स्पीड कांस्टेंट है तो उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस से इनवर्स रिलेशन होगा। सेकंड में अगर कहा जाए कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस से डायरेक्ट रिलेशन होगा। और अगर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस से रिलेशन डायरेक्ट होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन को ड्राइव करने के लिए जो सेंट्रीपिटल का फर्स्ट फार्मूला mv²/r है उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से अगर डिवाइड किया जाए तो फार्मूला 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर r आ जाएगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड सेंटर होती है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको -mv²/r इंटू r यूनिट वेक्टर, और अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो -mv²/r² इंटू r वेक्टर होगा। और नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर की वजह से।
वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स हमेशा जीरो होता है और रीज़न किसी भी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ में सेंटीपिटल फोर्स और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। सेंटीपिटल फोर्स वर्क डन नहीं करती, इसकी वजह से बॉडी जो सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन सर्कुलर पाथ में बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आएगा। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, लेट्स से एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है जिस बॉडी का मास m है और हम उस सर्कल में 3 पॉइंट्स को लेते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, और ये बॉडी सेंटर O के साथ एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है। हर पॉइंट के ऊपर टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड सेंटर होगी और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो कहीं भी अगर हम टेंशन को कैलकुलेट करना चाहें तो टेंशन और सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है और यहाँ वेट इन्वॉल्व नहीं होगा और जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पे √T/r/m। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉडी वर्टिकल पाथ को अडॉप्ट करती है। लेट्स से एक सर्कल है जिसके 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, B, C एंड D और सेंटर O है और एक स्ट्रिंग अटैच है और वो सर्कल में बॉडी रोटेट कर रही है। पॉइंट A के ऊपर वेट भी डाउनवर्ड है, टेंशन भी डाउनवर्ड है। पॉइंट B के ऊपर टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है, वेट डाउनवर्ड। पॉइंट C पे टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, और पॉइंट B पे वेट डाउनवर्ड, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। अब इन चारों पॉइंट्स पे अगर हम टेंशन को देखें तो पॉइंट A के ऊपर टेंशन और वेट का सम सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है, तो टेंशन सेंटीपिटल और वेट का डिफरेंस होगी। पॉइंट B और D सेम है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर टेंशन सिर्फ सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है। और अगर हम पॉइंट C को देखें तो पॉइंट C पे टेंशन अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड, तो टेंशन और वेट का डिफरेंस सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है और टेंशन सेंटीपिटल फोर्स और वेट का सम है। अब कहाँ टेंशन मैक्सिमम और मिनिमम है? टॉप के ऊपर टेंशन मिनिमम और बॉटम के ऊपर टेंशन मैक्सिमम है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी को मेजर करना हो तो पॉइंट A पे वेलोसिटी √gr, B पे √3gr और पॉइंट C पे √5gr। इस टॉपिक में हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रही है, बॉडी का मास m, बॉडी का सेंटर O। लेट्स से एक स्ट्रिंग के साथ स्टोन अटैच है और हम उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। अब डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, A, B, C और D। पॉइंट A पर वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है और यही टेंशन सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सिमिलरली पॉइंट B पर भी वेट डाउनवर्ड, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, C पर भी वेट डाउनवर्ड, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग और यही टेंशन सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है। और सिमिलरली पॉइंट D पर भी वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है और टेंशन सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के इक्वल है, या आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रिंग की टेंशन सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है और वेट किसी भी पॉइंट पर हमारे पास किसी तरह की सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करता। अब आते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। लेट्स से एक वर्टिकल लूप एक बॉडी कंप्लीट करती है, बॉडी का मास m और वेट mg है। यहाँ पर भी हम डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे, A, B, C और D। सबसे पहले पॉइंट A, वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है और यही टेंशन सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल। B पॉइंट के ऊपर वेट भी डाउनवर्ड है, टेंशन भी डाउनवर्ड है, इसका मतलब इन दोनों का सम सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। C पर वेट डाउनवर्ड है, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग है और ये सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल। A और C पॉइंट हम कह सकते हैं सिमिलर हैं। पॉइंट D पर वेट तो डाउनवर्ड है लेकिन टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अपवर्ड है, मींस टेंशन और वेट का डिफरेंस क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है ये सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। अब चारों पॉइंट्स को देखते हैं दोबारा से कि हर पॉइंट पे टेंशन और सेंटीपिटल फोर्स क्या है। पॉइंट A पर टेंशन सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है, लेकिन पॉइंट B को देखा जाए तो टेंशन और वेट दोनों अलोंग द स्ट्रिंग हैं, तो इन दोनों का सम सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल आएगा, यानी टेंशन सेंटीपिटल फोर्स और वेट के डिफरेंस के इक्वल है। C पॉइंट A जैसा है, टेंशन सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, लेकिन D पॉइंट पर देखें तो वेट डाउनवर्ड है टेंशन के ऑपोजिट, तो मीन्स टेंशन और वेट का डिफरेंस सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है और टेंशन यहाँ सेंटीपिटल फोर्स
और वेट का सम होगी। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो बी पॉइंट पर टेंशन मिनिमम है और डी पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम है, तो स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस वर्टिकल लूप के अंदर लोएस्ट पॉइंट भी होंगे पॉइंट डी पर। एक और चीज़ यहाँ पर रिवाइज करते जाएं कि पॉइंट ए और सी पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी √3 g r के इक्वल है, बी पॉइंट पर √g r जो मिनिमम वेलोसिटी होगी और डी पर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी √5 g r। तो मीन्स वर्टिकल लूप कंप्लीट करने के लिए पॉइंट डी पे वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला √5 g r है। जियोस्टेशन सैटेलाइट्स, उन सैटेलाइट्स को कहा जाता है जो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रिलेटिव रेस्ट पोजीशन पे होती हैं। मींस जिन सैटेलाइट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ चेंज नहीं होती। जिन ऑर्बिट्स में ये सैटेलाइट अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रही होती हैं, उन ऑर्बिट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम दिया जाता है। तो लेट्स से अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट में एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है जिसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से स्मॉल आ रहा है। हम जानते हैं कि अर्थ की स्पिन मोशन का टाइम पीरियड 1 डे है, तो अगर सैटेलाइट की ऑर्बिटल मोशन का टाइम पीरियड भी 1 डे होगा तो ये सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रेस्ट पोजीशन पे होगी। तो कंडीशन क्या है कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो, और वो कब सेम होगी? जब अर्थ और सैटेलाइट का टाइम पीरियड सेम होगा। तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का फार्मूला GMT²/4π² इस रिलेशन से अगर हम r को कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 42.3 10⁶ मीटर होती है, और अगर हम हाइट को कैलकुलेट करना चाहें अबव द सरफेस ऑफ अर्थ तो वो 35.6 × 10⁶ मीटर है। इसी तरह से इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 3.1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होती है। कम से कम हमें 3 सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं ग्लोबल कवरेज के लिए एट एंगल ऑफ 120 डिग्री। Calculate number of days in a year if the distance between Earth and Sun reduces to half। अगर अर्थ और सन में जो डिस्टेंस है वो r/2 मीन्स पहले से हाफ हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, मीन्स नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर क्या होंगे। हम जानते हैं कि ऑर्बिटल मोशन में टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r⁻³ के, और r ऑर्बिटल रेडियस है। ये रिलेशन कहाँ से आता है? r इक्वल होता है GMT² और 4π²⁵। तो यहाँ से r प्रोपोर्शनल T⁻2/3, तो T प्रोपोर्शनल होगा r⁻3/2। तो रेशो लिखें T'/T इज इक्वल टू r'/r रेज टू पावर 3/2। r' r/2 है और T' इज न्यू टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, r' की जगह r/2, r से कैंसिल हो जाएगा, T क्रॉस मल्टीप्लाई तो T' आएगा 1/2 होल पावर 3/2 इंटू T। अब 2 की पावर हमने 3/2 लेनी है, तो हम 3/2 पावर को डिवाइड करके लिख देंगे, पहले क्यूब और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो 2 का क्यूब 8 है, और 8 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2/√2। तो मीन्स T' क्या आ गया? एक्चुअल टाइम पीरियड डिवाइड बाय 2/√2। अब एक्चुअल टाइम पीरियड था 365 डेज। अब 2/√2 होता है 1.4, तो 1.4 इंटू 2 या आपके पास आ जाएगा 2.8। अब 365 को 2.8 से डिवाइड करना है, तो 3650 हो जाएगा, नीचे 28। तो 3650 को 28 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये रिजल्ट आता है 129 डेज। तो मीन्स अर्थ और सन में डिस्टेंस अगर हाफ हो जाए तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर अप्रॉक्सीमेटली 129 हो जाएंगे। और विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना हो तो अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते हैं, 2.8 को 3 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जब बॉडी एक सर्कल में मूव करती है तो फिजिकल क्वांटिटीज की 3 डायरेक्शंस हो सकती हैं, अलोंग द रेडियस, अलोंग द एक्सिस या अलोंग द टेंजेंट। अलोंग द रेडियस सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होते हैं। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन तमाम एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं जिनमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम शामिल हैं। अलोंग द टेंजेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल फोर्स जो टॉर्क प्रोड्यूस करे, और इसके अलावा लीनियर मोमेंटम। तो 3 तरह की डायरेक्शंस हुई, रेडियल, एक्सियल और टेंजेंशियल। रेडियल क्वांटिटीज कहा जाता है सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन को।
एक्सियल क्वांटिटीज एंगुलर क्वांटिटीज को कहा जाता है और टेंजेंशियल क्वांटिटीज टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, फोर्स और लीनियर मोमेंटम को कहा जाता है। ये तीनों डायरेक्शंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, मींस इन क्वांटिटीज के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। एक बात याद रखिएगा कि एंगुलर एक्सेलेरेशन, टॉर्क और इसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती हैं। हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। अगर एक बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अज्यूम करें एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो आर है। इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें और पॉइंट्स को मार्क कर दें ए, बी, सी एंड डी। और इसी तरह टाइम इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, टाइम 0 बी पे t/4, सी पे t/2, डी पे 3t/4 और अगेन पॉइंट ए पे टाइम t इक्वल टू टाइम पीरियड। अब इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले पॉइंट ए, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी 0। पॉइंट बी, जब टाइम हमारे पास t/4 है तो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का 4th पार्ट होगा 2πr डिवाइड बाय 4 मींस πr/2। और डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी जिसकी बेस भी r, परपेंडिकुलर भी r। तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट ऑफ r² प्लस r² मींस √2r। पॉइंट सी, जब टाइम t/2 है डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का हाफ हो जाएगा 2πr डिवाइड बाय 2 मींस πr। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ये सर्कल का डायमीटर है, मींस 2r के इक्वल होगा। पॉइंट डी, जब टाइम 3t/4 है जो डिस्टेंस होगा वो सर्कमफेरेंस का 3/4 होगा, तो मींस 2πr को हम मल्टीप्लाई 3/4 से करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 3πr/2। और डिस्प्लेसमेंट पॉइंट बी की तरह हमारे पास इक्वल आएगी पाइथागोरस थ्योरम से √r² प्लस r² √2r। और जब बॉडी पॉइंट ए पे आएगी तो डिस्टेंस हमारे पास इक्वल टू सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2πr और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी क्योंकि बॉडी दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई। तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी क्लोज पाथ के अंदर डिस्टेंस 0 नहीं होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। What will be the effect on the value of g, acceleration due to gravity, if Earth stops spinning? अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करना रुक जाए तो जी पे क्या इफेक्ट होगा, हमारे वेट पे क्या इफेक्ट होगा। लेट्स से अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से हर पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी प्राइम वो इक्वल है g टाइम्स 1 - r ओमेगा² ओवर g इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो अगर हम एक्सेलरेशन के अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो g प्राइम होगा वो g टाइम्स 1 - 0 हो जाएगा, मीन्स 1 में से जो फैक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा था वो 0। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और किसके इक्वल आ जाएगी, g के, जो मैक्सिमम वैल्यू है जो पोल पे है। तो इक्वेटर पे वैल्यू जो पहले पोल से कम थी, अर्थ की रोटेशन के रुकने से इक्वेटर पे g की वैल्यू और पोल की g की वैल्यू इक्वल हो गई। मींस जब अर्थ की रोटेशन 0 हो जाती है तो इक्वेटर के ऊपर g पहले से इंक्रीज हो जाता है, तो g इंक्रीज होगा तो हमारा वेट भी इक्वेटर के ऊपर पहले से इंक्रीज हो जाएगा।